हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 वेक्टर्स का। पिछली बार हमने सामान्य चीज़ें पढ़ ली थी। आगे हमको आज पढ़ना है सदिश योग के सामान्य नियम। इसमें कौन कौन से नियम हम पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, त्रिभुज का नियम और बहुभुज का नियम पढ़ेंगे। तो सदिश योग के 3 नियम होते हैं और बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे अपन मेनली डिस्कस करेंगे आज के लिए। पहला है समान चतुर्भुज का नियम, इसके बाद त्रिभुज और बहुभुज बाद में पढ़ेंगे। समान चतुर्भुज का नियम क्या बोलता है कि अगर दो सदिश क्रमागत रूप से कि समान चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करें, जैसे यहाँ पे ए और बी निरूपित करें, तो इनके कटान बिंदु से जो नया निकलेगा सदिश वो इनका परिणामी को व्यक्त करेगा। मतलब जो समान चतुर्भुज का विकर्ण है वो दोनों सदिश के परिणामी को व्यक्त कर देगा आर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ए वेक्टर है समान चतुर्भुज की पहली भुजा और बी वेक्टर समान चतुर्भुज की दूसरी भुजा। तो इनके कटान बिंदु से निकला हुआ विकर्ण है ये आर। ये आर किसका रिप्रेजेंट करेगा? दोनों सदिश के परिणामी को व्यक्त करेगा। तो इस सदिश के परिणामी निकालने का एक रूल है, इसके एक फॉर्मूला आएगा, उसकी सहायता से सदिशों का परिणामी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे दो बार डिस्कस करनी जरूरी है। क्या है कि थीटा और अल्फा क्या है? थीटा और अल्फा क्या है? तो थीटा क्या है? जो अपने इनिशियली दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच का कोण तो है थीटा, और परिणामी सदिश आर और ए के बीच का कोण है अल्फा। ये याद रखना है अपने को। ए और बी के बीच का कोण थीटा है और आर और ए के बीच का कोण कौन सा है? अल्फा है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना देखो ये ए वेक्टर था और ये था बी वेक्टर। ये समान चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं होगी और इनका जो विकर्ण है ये हो गया आर वेक्टर। अब हमको क्या करना है? इनका परिणामी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसकी जो कटान बिंदु जहाँ पे विकर्ण जाके मिल रहा है वहाँ से लंब डालेंगे ए के ऊपर, इस ए को बढ़ाएंगे आगे। तो अगर ये बी था तो ये वाली भुजा भी किसको निरूपित करेगी? सदिश बी को। अब ये बी है, ये थीटा है, तो ये वाले कौन सा हो जाएगा? बी कोस थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। इसको हम थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पर डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो इसको, ये अपना समांतर चतुर्भुज तो ये अपना ए था, ये अपना था बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और ये अपना विकर्ण आर, सब वेक्टर में है ये, और आर और ए के बीच का एंगल है अल्फा। अब अपने को आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए को बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे, और क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे लंब, किस पे? ए पे डालेंगे लंब। अब ये वाली भुजा बी थी, ये वाली भुजा बी थी, तो ये वाली भुजा भी बी, और इस बी का ए के साथ एंगल कितना था? थीटा, तो ये भी थीटा। ये बी है, ये थीटा है, तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी? बी कोस थीटा, और इसके लंबवत ये भुजा हो जाएगी बी साइन थीटा। अब देखो, अगर इसको ओ माने, इसको पी माने और इसको माने एस, तो त्रिभुज ओ पी एस अपने को मिल जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या मिल जाएगा? समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओ पी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये अपने पास मिलेगा। अब ओ पी क्या है? ओ पी तो है आर, और ओ एस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा, ये इसका स्क्वायर, और पी एस कितना है? बी साइन थीटा का स्क्वायर है। बस इसको अपनों ने यहाँ पे सोल्व किया है इधर की साइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, तो वो तो दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये अपने पास फाइनली बच जाएगा। तो इस प्रकार से परिणामी सदिश निकाला जा सकता है। अगर दो सदिश एक दूसरे थीटा कोण पर हो और समान चतुर्भुज की भुजा के रूप में निरूपित हो रहे हो तो उनका परिणामी इस सूत्र से निकाला जा सकता है। अब हमको एंगल का मान और निकालना है, तो हम एंगल का मान और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एंगल का मान? अभी अपनों ने उसमें सोल्व किया, क्या था? अगर ये ट्राइंगल है अल्फा, अल्फा क्या था? आर और ए के बीच का कोण, तो ये वाली भुजा आर और इधर आया था ए प्लस बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा? टेन थीटा पर लंब बटे आधार, लंब कितना है? बी साइन थीटा, आधार कितना है? ए प्लस बी कोस थीटा। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा। अब क्या है, अगर थीटा जीरो हो तो परिणामी सदिश कितना हो जाएगा? इस वाले फॉर्मूले से थीटा जीरो रख दो तो कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा, कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू 1 के बराबर, तो ये 2ab बच जाएगा यहाँ पे, और इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में a प्लस बी का
होल स्क्वायर। अंडर रूट में से बाहर लाएंगे, 2 हट जाएगा और क्या बचेगा, r इक्वल टू a प्लस बी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास। इसी तरह अगर r का मान 180 डिग्री पे निकाले तो कितना निकलेगा, वही फॉर्मूले में क्या रख दो, थीटा की जगह 180 रख दो, कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 1। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बाहर आके क्या बच जाएगा, r इक्वल टू a माइनस का b, जो कि क्या मान है, मिनिमम वैल्यू है अपनी। इस तरह अपन इसको निकाल सकते हैं। अब थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, यहाँ पे कोस 90 रख देंगे फॉर्मूले, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला पूरा हो गया 0। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, अगर ये दोनों सदिश ये a हो और ये b हो, तो इनका परिणाम कितना लेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल अपना परिणाम निकल जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, कि अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर बराबर हो तो r का मान कैसे निकालेंगे। तो अपना फॉर्मूला तो अभी पढ़ के आइए, रहा फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब a बराबर b रख दो, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह भी ये रखना था, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये तो बचेगा कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अपने को याद रखना है फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले अभी ये वाला काम में आ जाएगा, रख दिया फॉर्मूला, तो ये आया 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस थीटा बाई 2। तो अब क्या करेंगे, इसको देखो 2 और 2 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा तो a, और कोस स्क्वायर तो बाहर कितना आएगा, कोस थीटा बाई 2। ये अपना फॉर्मूला है। तो अगर दो सदिशों का परिमाण बराबर बराबर है और उनका योग हो रहा है तो क्या निकलेगा, r बराबर 2a कोस थीटा बाई 2। अगर दो बल, जैसे एग्जांपल में अपन यहाँ देख सकते हैं, अगर दो बल एक दूसरे थीटा कोण पर कार्यरत हो, दोनों का परिणाम ही समान हो, तो नेट बल कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा बाई 2। ये बहुत जरूरत पड़ेगी बाद में अपने को। क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अगर कोई दो समान परिमाण है ना, अभी ऊपर वाला जैसे किया, समान परिमाण वाले बल 10 न्यूटन के बल एक दूसरे थीटा कोण पर आरोपित है, तो परिणामी बल का निकालना है ये, तो फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा समान परिमाण में। तो क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल टू 2a कोस थीटा बाई 2। अब मान रख दो, एक बार 0 रखना है, एक बार 180 रखना है, एक बार 90 रखना है, एक बार 60 रखना है, एक बार 120 रखना है, बस सोल्व करते जाओ। तो क्या करेंगे, 0 पे कितना होगा, कोस 0 का मैंने यहाँ पे रखो, तो कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1 होगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा। 180 में क्या होगा, कोस 180 बटा 2 मतलब कोस 90, कोस 90 का मान 0, तो इसका मान भी 0, एफ नेट का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ कोस 90 रखेंगे तो 90 बटा 2 मतलब कोस 45, कोस 45 का मान कितना, ये 2a, और कोस 45 कितना आएगा, 1 बटा अंडर रूट में 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 से अंडर 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, a बाई अंडर रूट 2 अपना आ जाएगा, इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब बाकी के लिए निकालते हैं। बाकी के लिए कैसे निकालेंगे, बाकी के लिए हम ऐसे निकालेंगे 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर रख दो ठीक 60 डिग्री, तो कितना बचेगा, 2a कोस 60 बाई 2 मतलब कोस 30, तो कितना आएगा, 2a कोस 30 कितना, साइन 60 के बराबर, साइन 60 कितना होता है, अंडर रूट 3 बाई 2, 2 से 2 तो 3 अंडर रूट 3 है। तो अगर दो बल एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर हो तो परिणाम कितना आएगा, किसी एक बल का अंडर रूट 3 गुना अपने पास आ जाएगा। और क्या है, अगर 120 डिग्री हो तो 120 डिग्री में क्या होगा, 2a कोस 120 बटा 2, कोस 120 बटा 2 मतलब कोस 60 मतलब साइन 30 मतलब 1 बटा 2a। तो अगर दो बल एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर कार्यरत हो तो उनका परिणाम ही किसी एक बल के ही बराबर अपने पास आ जाएगा। ये अपना सवाल इस प्रकार से हल हो जाएगा। ये सारे सवाल अपन कर ही लिए। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि एक समान परिमाण वाले दो बल, दुनिया कोई भी सदिश, अच्छा बल या सदिश एक ही बात है, किसी बिंदु पर 120 डिग्री कोण पर, बता ही दिया मैंने आपको, 120 डिग्री कोण पर कार्यरत हो तो क्या होगा, उनका परिणाम ही किसी एक बल के ही बराबर प्राप्त होएगा और दूसरे बराबर प्राप्त नहीं होगा। एक ही बात है ना। और अगर बराबर बराबर एक ही परिणाम में आ रहा है तो कोण कितना होगा, उल्टा सीधा है ना, 120 डिग्री होगा तो परिणाम में कितना होगा, एफ के बराबर होगा, और परिणाम एफ आ रहा है तो कितना डिग्री कोण होगा, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। जैसा यहाँ पे
ये एफ बराबर कोण 120 डिग्री का परिणाम में कितना आएगा, एफ के बराबर आएगा। और एफ नेट एफ आ रहा है और दोनों बल बराबर हैं, तो कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री का आएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अपने को देखना है एक नया क्वेश्चन है कि अगर दो बल दे दिए तो उनका परिणामी जो है ना उसको अपन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ये फॉर्मूला है उसके लिए कि एफ नेट है ना F1 + F2 से F1 - F2 के बीच में ही रहता है। जैसे 7 न्यूटन और 3 न्यूटन का परिणाम बल है, 7 और 3 10 और 7 में 3 गया तो 4 न्यूटन, तो इनका जो परिणाम है वो 4 न्यूटन 7 न्यूटन के बीच में आएगा। तो ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं है तो उसको हटा दो, जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन में था तो इसको हटा देंगे। दो बलों का परिणामी नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, 3 न्यूटन नहीं होगा, 4 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे 3 सदिशों को मान दिए गए, किसी युग्म का परिणामी शून्य नहीं होगा। परिणामी शून्य किसका नहीं होगा, वही अपने को चेक करना है। जैसे पहला ए के हमें क्या दिया है, 20 न्यूटन 40 न्यूटन और 60 न्यूटन, तो ये 20 40, तो 20 40 को लेंगे 60, और तीसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 60 में 60 घटाएंगे 0 हो जाएगा। देखो अब ये 10 10 और 10, ये 10 10 और 10, अब तीनों न्यूटन 10 10 10 है, तो क्या होएगा, 10 और 10 को जोड़ दो 20, और 10 से 10 30, एक अपोजिट में जाएगा तो ये भी 0 हो सकता है। अपने को पूछा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं वापस, इसको भी अगर जोड़ें तो कितना होना चाहिए परिणामी, अगर ये परिणामी माने और ये माने तो 10 और 10 20, और 10 में 10 गया तो 10, मतलब एफ नेट किसके बीच में होएगा, 20 न्यूटन से तो छोटा होएगा और 10 न्यूटन से बड़ा होएगा। तो 10 10 हो सकता है, दोनों मान 10 के बराबर हो सकते हैं, 0 नहीं होगा ये भी। और देखो 80 40 और 20 में क्या हो रहा है, 80 40 20 में देखो परिणामी कितना निकलेगा, 80 40 और 20 में 80 और 40 और 20, तो ये परिणामी होएगा। और इन दोनों को अपन देख लेते हैं, 40 और 20 60, और 40 में से 20 गया तो 20। देखो तो ये किसके बीच में एफ नेट जाएगा, वो किससे 60 न्यूटन से तो छोटा होएगा एफ नेट का मान, और एफ का मान 20 या इससे बड़ा होगा, है ना, 20 और 60 के बीच में रहेगा, मतलब कहने की बात ये 20 और 60 के 20 से बड़ा होएगा और बराबर होएगा, और 60 से छोटा होएगा या इसके बराबर होएगा, लेकिन 80 नहीं होएगा, तो ये 0 नहीं हो सकता। ऐसे 150 में देख लो तो 50 और 100 150, और इधर कितना आएगा 50, मतलब 50 150 के बीच में हो जाएगा, 150 दिया हुआ है, मतलब ये भी 0 हो सकता है। यही है, यह लिखा हुआ है, जो युग्म इसका पालन नहीं करता है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट के रूप में इसको अपन देख लेते हैं। क्या है कि अगर एक समान परिमाण वाले कम से कम सदिशों की संख्या कितनी होगा कि वो परिणामी मान शून्य प्राप्त हो। तो अगर 2 सदिश हो तो 2 सदिश तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। समतली होंगे तो भी। असमान परिमाण हो तो क्या होगा, 3 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए तीसरा को कम ज़्यादा करना पड़ेगा ना, इसलिए कम से कम संख्या क्या होगी कि परिणामी शून्य प्राप्त होगा। जैसे ये 5 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, तो ये असमान परिमाण की है, तो बचा कितना परिणामी 3 न्यूटन, तो अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन लगा देंगे तो 0 अपने पास मिल जाएगा, इसलिए 3 होने चाहिए। लेकिन अगर असमतली मान दे दे तो पहले भी अपने डिस्कस किया, असमतली होने का 0 कितना चाहिए, 4 चाहिए कम से कम असमतली के 0 होने की। ये भी पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि अगर सदिश पी तथा क्यू का परिणामी सदिश कितना है, आर है, और इनके बीच का कोण कितना होता है, थीटा, और परिणामी आर और पी के बीच का एंगल थीटा होता है। तो अभी पढ़ के आया है कि tan अल्फा कितना होता है, अभी पढ़ा था b sin थीटा बटे a प्लस b कोस थीटा। बस यहाँ पे p और q दे दिए, रख दो मान और निकाल लेंगे। अब क्या दिया इन्होंने, r सदिश का p के लंबवत है, मतलब r सदिश p के लंबवत, मतलब अल्फा का मान कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। तो रख दो फॉर्मूले में, tan का मान 90, और पूरा फॉर्मूला ऐसा, tan 90 को उतना इन्फिनिट को क्या लिखते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म लिखते हैं अपन। तो अब क्या आ जाएगा 1/0 इक्वल टू ये। अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू कोस थीटा तो बराबर 0 के, p प्लस क्यू कोस थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर माइनस का p बटे में q अपने पास यहाँ से मिल जाएगा। और q साइन थीटा बराबर 1 के, तो क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर 1/क्यू, उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अपना एक और फॉर्मूला था, क्या था, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। इसको प्योर क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर करके, यहाँ पे रख दो मान। अभी अपनों निकाला कोस थीटा का मान कितना था, माइनस का p/q, तो वैल्यू रख दी अपनों ने यहाँ पे। तो क्या होगा, ए क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा p² प्लस q² माइनस का 2p²। तो इसमें से क्या बचा, q² माइनस का p² अपने पास बच गया। और अपने को एक और मान दिया था, क्या दिया था ऊपर मान, ये मान दिया था कि परिणामी है ना r, वो q का आधा है। r क्या है, q का आधा है। रख दो मान, r को q के आधा के बराबर रख दिया,
तो क्यू आर बराबर क्यू बटे 2 स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आया, यह आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, इधर क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाई 4। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो पी स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस का पी स्क्वायर, और ये उधर जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4। लो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या है अपने पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4। इसको सोल्व करना है अपने को, तो क्या होगा, देखो पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर तो माइनस का पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस का क्यू स्क्वायर, तो इधर बचा माइनस का पी स्क्वायर, इधर बचेगा 4 एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो माइनस का 3q स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मान किसका निकालना है, पी बाई क्यू का, तो इसको क्यू स्क्वायर का भाग लगा दो, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का भाग लगाएं क्या आएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इक्वल टू में इधर बचेगा 3/4 और इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट में 3/2 स्क्वायर हट जाएगा है ना, अंडर रूट 3/2 जो कि अपने पास ये बचा। बस यही था अंडर रूट 3/2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 आ गई अपने पास, तो कोस थीटा क्या था माइनस पी बटे क्यू, तो कोस थीटा का मान कितना आया, माइनस का अंडर रूट 3/2, और किसके बराबर होता है, 150 डिग्री के बराबर होता है ना। कोस 150 का मान माइनस अंडर रूट 3/2, क्यों, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे अपन, 180 माइनस का 30 डिग्री, और कोस 30 कितना होता है, यही होता है, माइनस साइन आ जाएगा, है ना, पता है ना इतना, तो ठीक है। एक और मेथड ये है इसका कि जैसे r बराबर क्यू बाई 2 तो अपने को दिया है, और अपने को अभी निकाल के लाए, ये p था और q, p और r क्या थे, एक दूसरे से लंबवत थे, और इनके बीच का एंगल कितना था, एल्फा होता है इन दोनों के बीच का एंगल, और ये p और q के बीच का एंगल क्या बोलते हैं अपन, थीटा बोलते हैं। तो इस यहाँ पे अपन इसको बीटा मान लिया थीटा की जगह, अच्छा इसको थीटा ही माना, लेकिन r और q की जगह मैंने 20 हाल फिलहाल इसको क्या माना, बीटा माना। तो क्या लगेगा, देखो ये q कोस बीटा, q कोस बीटा, क्यों, क्योंकि q ये बीटा, तो यहाँ से r की तरफ कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कौन सा घटक होगा वियोजित में, ये कोस वाला, और इधर वाला लंबवत वाला, ये लंबवत q साइन थीटा हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए लिखा नहीं। तो q कोस बीटा किसके बराबर है, r के बराबर है, जो कि q/2 के बराबर है। वैल्यू रख दो, काट दो, तो कोस बीटा बराबर 1/2 किसके बराबर होता है, कोस 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है। और एल्फा क्या हो जाएगा, 90 में बीटा जोड़ दो तो एल्फा हो जाएगा, तो 60 और 90 कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो ये सेकंड मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब पढ़ना है सदिश योग का त्रिभुज का नियम। क्या होता है सदिश योग का त्रिभुज का नियम, कि अगर कोई त्रिभुज बनाया हुआ है और उसकी दो सदिश क्रमागत रूप से उसकी दो भुजाओं को निरूपित करें, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में परिणामी सदिश r को व्यक्त करेगी। समझ में आ रही बात। तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे जा रहे थे, तो परिणामी सदिश किस डायरेक्शन में आएगा, विपरीत क्रम में, इस डायरेक्शन में आएगा। इसलिए अपन दिशा का ध्यान रखना है कि ये ऐसे जा रहे थे तो वो इस दिशा में आके इसके परिणाम को व्यक्त करेगा। यहाँ पे p सदिश q सदिश, तो r बराबर p प्लस q सदिश। अभी शुद्ध फॉर्मूला तो अपन अभी सोल्व करके आई है, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब सदिश योग का बहुभुज का नियम पढ़ना है अपने को। क्या है बहुभुज का नियम, कि यदि दो या दो से अधिक सदिश क्रमागत रूप से बहुभुज की भुजाओं को व्यक्त करें एक ही क्रम में, तो बहुभुज की जो आखिरी भुजा होगी ना, वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, लेकिन विपरीत क्रम में। जैसे ये a इधर जा रहा था, b इधर जा रहा, c इधर जा रहा, d इधर जा रहा, तो जो परिणाम है ना आखिरी भुजा बंद करने वाली, वो विपरीत क्रम में परिणामी को व्यक्त कर देगी। बहुत सरल है ना, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि वो आखिरी वाली का अपने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ रूल्स है, क्या है कि सदिश योग के नियम जो है ना क्रम विनिमय नियमों की पालना करते हैं, जैसे a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा, बाकी तो कुछ खास है नहीं। r1 इक्वल टू ए प्लस बी और r2 इक्वल टू बी प्लस ए, सामान सी बात है। ये देखो ये डायरेक्शन a इस डायरेक्शन, b इस डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में r1 आएगा। यहाँ पे देखो ये b और a है ना, तो b और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में r2 होगा, है ना, ध्यान रखना है। और क्रम विनिमय मतलब जोड़ेंगे तो वो कोई आता है इसलिए, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्शन से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए रूल्स कौन सा फॉलो, माइनस वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, मतलब व्यकलन का नियम को पालना नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो जैसे a था और ये b था, तो क्या हो जाएगा r1 इक्वल टू ए, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस का b। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, a इस डायरेक्शन में, तो b है ना अपना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाना पड़ेगा। जैसे b इधर आना चाहिए था, इसकी इधर इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, लेकिन इस डायरेक्शन में जाके b को इस डायरेक्शन में दर्शाना पड़ेगा, तो इसका परिणामी कौन सी दिशा में हो जाएगा,
ये परिणामी इस दिशा में हो जाएगा। तो अब इसका है ना, अगर अपने को त्रिभुज के नियम की पालना करवानी है तो बी ना लिख के अपने को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का बी, और डायरेक्शन वापस पहले इसी करनी पड़ेगी ताकि अपने को आर दोनों के योग के बराबर मिल जाए। लेकिन बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ी नियम के अनुसार, इसलिए R1 इक्वल टू ए माइनस का बी करना पड़ा। यहाँ पे देखो जैसे ट्राइंगल बना दिया अपने को, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पे क्या था, ये बी था, तो अब ए किधर आया था, इधर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बी माइनस का ए को, ये देखो ऊपर देखो दिशा अलग अलग दे रखी है इनकी, तो माइनस का इसलिए अपोजिट डायरेक्शन करके इसको विपरीत क्रम में जोड़ना पड़ा, इसलिए ए को अब की बार अपने को क्या में रखना पड़ा, माइनस में रखना पड़ा। और अपने को पता चल रहा है क्लियर कि R1 बराबर नहीं है किसके, R2 के बराबर नहीं है। परिमाण समान लेकिन दिशा अलग अलग है। यहाँ पे देख लो, ये ए दिया था, ये बी दिया था, तो माइनस ए की दिशा कैसे हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। और ये बी दिया है, माइनस का ए दिया है, बस कुछ भी नहीं करना है। ये बी ऊपर जा रहा है तो माइनस का बी कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, नीचे डायरेक्शन में जाएगा। बस यही करना है। मतलब कुल मिला के त्रिभुज के नियम में अपने को ध्यान रखना है कि अगर ये ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, तो ही जो आर है ना वो इनको अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा योग में। अगर ये अपोजिट जा रहा है माइनस का बी, तो दिशा अपने को उल्टी करनी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे देख लो ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, इनके बीच का एंगल थीटा अपने को पता ही है, और परिणामी आर और ए के बीच का एंगल अल्फा अपने को पता ही है। तो ये देखो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अपने को पता है a प्लस बी ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ना। ऐसे मत समझना कि यहाँ डायरेक्ट लिखा हो, यहाँ कोस थीटा कहाँ से आया, तो ये है ना वेक्टर फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। देखो मैग्नीट्यूड लगा रखा है, इसलिए अपने को फॉर्मूला पूरा यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर इधर देखें ऊपर की तरफ, तो R2 का मान किसके इक्वल होगा, ये R2 का मान किसका होगा, a माइनस के b के इक्वल होगा। क्यों? दिशा उल्टी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं जोड़ सकते सीधा, क्योंकि यहाँ पे दिशा उल्टी है, ये a इधर जा रहा है और b इधर जा रहा है। लेकिन b अपने को कौन से क्रम में होना चाहिए था, सेम क्रम में, मतलब b इधर जाता तो r के इक्वल होता, लेकिन b देखो ऊपर जा रहा है, तो अपने को b कौन सा में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा था। तो R2 कितना हो जाएगा, ये बस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो tan अल्फा 1 का मान कितना आएगा, वही बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कोस थीटा। बाकी सब कुछ सेम है, जो अपने पहले पढ़ा था वही पूरा है। अब एक और इसमें आता है लामी प्रमेय। लामी प्रमेय सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो थोड़ी देर में डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या है लामी प्रमेय, कि अगर साम्य अवस्था में सदिश ए प्लस बी प्लस सी के योग का मान 0 हो, और सदिशों के बीच का कोण, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, बी और सी के बीच का कोण अल्फा दिया है, ए और सी का बीच का कोण बीटा, और ए और बी का बीच का कोण गामा दिया हुआ है, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, परिणामी सदिश का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा, मतलब ए और उसके सामने वाला कोण साइन के साथ, साइन जा इसके सामने वाली, तो ए बटे साइन अल्फा, बी बटे साइन बीटा, और सी बटे साइन गामा का अनुपात क्या होगा, बराबर बराबर होगा। ये बोलती है लामी प्रमेय। इसकी सहायता से अपन बल का मान निकाल सकते हैं और कोण का मान भी निकाल सकते हैं। अभी छोटा सा नोट मैंने बना रखा है, देख लो क्या है नोट में, कि कम से कम कितने सदिशों के परिणामी 0 हो। क्या है, अगर समान परिमाण हो तो 2 ही सदिश है ना, एक इधर जा रहा है, उतनी परिमाण का इधर लगा दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन असमान हो तो अपने पढ़ा है कितने चाहिए, 3, क्योंकि उसके जो अंतर डिफरेंस है उसको अपने को थर्ड में बैलेंस करना पड़ेगा। और असमान परिमाण भी हो, असमतबली हो, तो फिर 4 चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। ये देखो ए इधर जा रहा है, लेकिन बी अपने को ऊपर चाहिए था, जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपोजिट हो गया। और आर तो सही जा रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आर बराबर वैसे तो ए प्लस बी होता, क्या होता, ए प्लस बी होता, लेकिन दिशा उल्टी करनी पड़ेगी, इसलिए ए माइनस बी होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एक और तरीका इसका, कि तुम परिणामी देखो ही मत, परिणामी के अलावा सीधे भी कर लो। देखो जैसे कि समान दिशा में कौन कौन से जा रहे हैं, देखो ए जा रहा है, ये आर जा रहा है इस दिशा में, और क्या जा रहा है, बी जा रहा है इस दिशा में। तो आर और बी का योग विपरीत क्रम में तीसरी भुजा, तो आर और बी इस दिशा में और ए इस दिशा में, तो आर और बी क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ। देखो एक बार मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये आर जा रहा था इस दिशा में, ठीक है, इस ऐसे घूमते हुए, और बी भी जा रहा है ऐसे घूम के, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, मतलब कि ऐसे, ये ए जा रहा है इस दिशा में, तो इन दोनों का परिणामी आर और बी का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात,
ऐसे भी इसको दूसरे तरीके से सोचने का तरीका है। अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कोण निकालने में, बहुत ध्यान रखना है। पूँछ पूँछ या शीर्ष से शीर्ष मिलाना है, क्या मिलाना है, पूँछ से पूँछ मिलानी है या शीर्ष से शीर्ष मिलाना है। जैसे एंगल के लिए वेक्टर्स की पूँछ पूँछ या माथा माथा एक ही जगह पे होना अपने को चाहिए। जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। क्या करेंगे, इनके बीच का कोण 40, 110 और 30 दिया है। तो अपने को पूछा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण कितना होगा, बी तथा सी के बीच का कितना होगा, ए और सी के बीच का कोण कितना होगा। तो देखो ए बीच का कोण निकालने के लिए कहाँ है, ये है, ए का हेड यहाँ पे है, ये ए का हेड यहाँ पे है और बी का टेल यहाँ पे है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो हेड हेड एक जगह करो या टेल टेल एक जगह करो। तो इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। तो अब देखो बी की भी पूँछ और ए की भी पूँछ। तो अब ये टोटल 180 डिग्री था, ये 110 था, तो बचा कितना, 50 डिग्री। अच्छा 110 में 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। सॉरी कितना डिग्री बचेगा, 70 डिग्री अपने पास बच जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ए और बी से कोण 170 डिग्री अपने पास आ जाएगा। अब देखो ये बी की हेड इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, तो बी और सी के बीच में कोण कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, ये टोटल कितना होता, 180 होता और इसमें 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150 डिग्री अपने पास बच जाएगा। तो क्यों, क्योंकि या तो हेड हेड एक जगह करो या पूँछ पूँछ एक जगह करो। देखो इसको अपन यहाँ भी समझ सकते हैं, क्या लिखा है, देखो ये बी इधर जाता और ये सी अपने पास इधर जा रहा था। तो बी और सी के बीच की पूँछ पूँछ के बीच में एंगल कितना है, ये वाला। तो ये 30 था तो टोटल 180 होता है, तो बचेगा कितना, 150 डिग्री बचेगा। बस ये ऐसे ही ए और सी के बीच में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो, ये ए और ये सी। अब देखो यहाँ पे नहीं मिला सकते 50 डिग्री कोण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक की पूँछ और दूसरे का हेड मिल रहा है, इसलिए नहीं। आप पूँछ पूँछ मिलाओ, तो इस सी को आगे बढ़ाओ तो ये दोनों की पूँछ मिल गई। तो टोटल 180 था, ये 40 हो गया, बचा कितना, 140 बच गया। और बाकी लामी प्रमेय तो अपने पढ़ी ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।